मैकिन्स टॉक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको HURL का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो ये फ्रेंड्स आपका पेपर जो है 2 पार्ट में आएगा। ऑलरेडी मैंने जो है अभी एक वीडियो अपलोड किया था आपको मॉक टेस्ट का। तो फ्रेंड्स उसमें जो मॉक टेस्ट है सब बच्चे ये बोल रहे हैं कि उसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए। फ्रेंड्स वो आपका ओनली मॉक टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उसमें टेक्निकल है ही नहीं। तो फ्रेंड्स जो आपका डोमेन सब्जेक्ट लिखा हुआ है वही आपका टेक्निकल सब्जेक्ट। अब आई थिंक आपको ये डाउट एकदम साफ साफ मैंने बता दिया, ठीक है। और जो आपका पेपर आने वाला है फ्रेंड वो आपको 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं आपको वो एकदम एग्जैक्ट HURL का पेपर है, एकदम एग्जैक्ट सेम पैटर्न में पेपर आपका आने वाला है। आपका टाइमिंग होने वाला है 2 आवर्स का और टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके टेक्निकल ब्रांच से 60 क्वेश्चन आएंगे और नॉन टेक ब्रांच से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपकी नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड, लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है सारे ये, चाहे टेक्निकल की बात कर लें चाहे नॉन टेक की बात कर लें। और जो अदर ब्रांच के बच्चे हैं, अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल नहीं तो आप ये नॉन टेक का पार्ट भी आप पूरा देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका HURL में कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर 1 है। इसके बाद मैं 2 पेपर और लेके आऊंगा। अगर आपका वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, वीडियो आप लोग बहुत लाइक करेंगे तो मैं इसका 2 सेट और लेके आऊंगा, ठीक है। ये आपका सेट नंबर 1 है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज ए कांस्टेंट विच इज गिवन बाय। तो फ्रेंड इसमें क्या बोल रहा है आपसे, इसमें बोल रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसको किस लॉ ने दिया था, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के किस लॉ ने इसको दिया था, जीरोथ लॉ ने, फर्स्ट लॉ ने, सेकंड लॉ ने या थर्ड लॉ ने। तो फ्रेंड इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा बी वाला फर्स्ट लॉ ने। जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसके अकॉर्डिंग जो था आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आपका आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है यह एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है दैट कैन नॉट एक्सचेंज आइदर एनर्जी और मास आउटसाइड द बाउंड्री, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, दैट कैन नॉट एक्सचेंज, ये जो है एक्सचेंज नहीं कर सकता एनर्जी का एक्सचेंज इसमें नहीं, मतलब ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। और मास का भी इसमें एक्सचेंज नहीं होता आउटसाइड द बाउंड्री। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा E इक्वल टू 0 और डेल्टा M इक्वल टू 0। तो इसको दिया गया था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तरफ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने ऑलरेडी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक्स का प्लेलिस्ट एक बना के अपलोड किया हुआ है। इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं मैंने उनको पहले प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन लास्ट ईयर AE JEE PSU में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व करवाया हुआ है। अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसका इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा और प्लीज जाके देखिएगा, आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है द आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज द सेम एज द, जो आपकी आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है वो किसके सेम होती है, ब्रेटन साइकिल, रिवर्स साइकिल या वेपर कंप्रेशन रिवर्स रेफ्रिजरेशन साइकिल या वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स ब्रेटन साइकिल। जो आपका आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल का है वो आपका रिवर्स ब्रेटन साइकिल का सेम टू सेम होता है। अगर हम इसको ड्रॉ करें, अगर हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल को ड्रॉ करें तो आपका PV हो गया और ये आपका TS हो गया। तो ये आपका PV डायग्राम हो गया और ये आपका TS डायग्राम हो गया, ठीक है। तो PV पे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये आपका ऐसे बनेगा, कांस्टेंट प्रेशर, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर जाएगा, ठीक है। और TS पे अगर हम ड्रॉ करें आपका तो ये आपका कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जाएगा, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग अगर करें हम तो 1 2 3 4 ये आपका ये पाथ फॉलो करता है, ठीक। और अगर इसमें बात करें हम TS डायग्राम में तो ये आपका 1 2 3 4 ये पाथ आपका ये फॉलो कर देगा, ठीक। तो ये आपकी होती है रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो 1 से 2 की बात करें हम तो 1 से 2 जो आपका प्रोसेस है ये आपका है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर 2 से 3 की बात करें तो 2 से 3 आपका फ्रेंड्स है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिएक्शन प्रोसेस। तो अगर मैं यहाँ इसको लिखता हूँ 1 से 2 की बात करें हम तो ये आपका है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। अगर हम 2 से 3 की बात करते हैं, 2 से 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है।
अगर हम 3 से 4 की बात करें, 3 से 4 की बात करें तो ये आपका है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अगर हम 4 से 1 की बात करें तो ये आपका है फ्रेंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका आंसर नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ए रेफ्रिजरेंट इज अनडिजायरेबल, मतलब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपको 4 प्रॉपर्टी दिया हुआ है जो आपके रेफ्रिजरेंट के लिए अनडिजायरेबल है, मतलब जो आपके रेफ्रिजरेंट में सूट नहीं करता है। हाई क्रिटिकल पॉइंट, या लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर, या हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपकी रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती। अब हम देख लेते हैं आपकी रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, लो स्पेसिफिक हीट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो विस्कोसिटी और हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ये आपकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें आपकी थर्मोडायनिक प्रॉपर्टीज की, तो ये आपकी कुछ होती हैं थर्मोडायनिक प्रॉपर्टीज। और अगर हम बात करें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो रेफ्रिजरेंट के लिए ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन से आपको रेफ्रिजरेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है उससे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। आप देख सकते हैं थर्मोडायनिक प्रॉपर्टी की बात करें तो आपका लो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपकी रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आपको ऑप्शन में हाई बॉइलिंग पॉइंट दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस इन ए सर्टेन ऑर्डर एंड रिस्टोर द इनिशियल कंडीशंस एट द एंड इज नोन एज, मतलब एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन, ये आपको डिफिनीशन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन है जो टेक्स प्लेस करता है क्या, इन सर्टेन ऑर्डर एंड रिस्टोर द इनिशियल कंडीशन, मतलब एक सर्टेन ऑर्डर में होता है और इनिशियल कंडीशन वो रिस्टोर कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं, इरिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा आपका, क्वेश्चन का 4 का ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सब का डिफिनीशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल का, तो ये आपको सिंपल सा डिफिनीशन दिया हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें रिवर्सिबल साइकिल का, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड, ए प्रोसेस इज रिवर्सिबल हम कब बोलते हैं, इफ, जब आफ्टर इट हैज बीन कैरिड आउट इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर बोथ द सिस्टम एंड इट्स इंटायर सराउंडिंग, मतलब एक ऐसा साइकिल या एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम वापस से रिस्टोर कर सके एकदम एग्जैक्टली सेम स्टेट में, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल साइकिल की, तो एक ऐसा सिस्टम होता है एंड इट्स सराउंडिंग जिसको हम वापस रिटर्न नहीं कर सकते, कैन नॉट रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेट, उसको हम उसकी इनिशियल स्टेट में रिटर्न नहीं कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इसमें से कौन सा आपका बॉयलर माउंटिंग है, ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा आपका बॉयलर माउंटिंग है, एयर प्रीहीटर है, इकोनोमाइजर है, कि फ्यूजिबल प्लग है, कि सुपर हीटर है। बताइए आप लोगों को आइडिया होगा इसका, एकदम आप लोगों को बॉयलर तो याद होना चाहिए अब तक। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आप लोग, मेरे क्वेश्चन को आंसर एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो में कमेंट करके अपना आंसर बताइए। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला होगा, फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग जो है आपका बॉयलर माउंटिंग होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बॉयलर माउंटिंग। तो आपका सेफ्टी वाल्व, स्टीम स्टॉप वाल्व, वेंट वाल्व, प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, फीड चेक वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, या ब्लो ऑफ कॉक, ये आपके इंपॉर्टेंट बॉयलर माउंटिंग्स हैं। इससे ज़्यादा आपके बॉयलर माउंटिंग्स नहीं होते हैं, तो आप इन सभी बॉयलर माउंटिंग्स को ध्यान रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलती है। तो फ्रेंड इसका आंसर आपको याद होना चाहिए क्या बोलती है। मान लीजिए शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी यू बाई डी वाई के, ठीक है। ये आपका शियर स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी यू बाई डी वाई। तो आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये आपका जो डी यू बाई डी वाई है ये आपका होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो ये आपको मिलेगा म्यू इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, ये आपको मिलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये आपका प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के।
इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला इसका आंसर सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन 7 बोलता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इज इक्वल टू। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? बोल रहा है कि रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन फ्लूइड एलिमेंट का जो एंगुलर डिफॉर्मेशन का रेट है वो किसके इक्वल होगा? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप डी देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका जो और क्या क्या नाम होता है, मान लीजिए आपको एक नाम मालूम है क्या? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो फ्रेंड इसके और क्या क्या नाम है? इसको एग्जाम में जो है और नाम से क्वेश्चन आ सकता है। रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन भी इसी का नाम है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट नाम की तो इसका नाम है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी फ्रेंड्स आपका इसी का नाम है। ठीक है, तो क्या है? ये आपका होता है रेट का होता है फॉर्मूला डी फाइव बाई डी टी, या इसको हम बोल देते हैं डी यू बाई डी वाई। तो ये आपका होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे हीट एंड वर्क आर। हीट एंड वर्क क्या है फ्रेंड? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जेई का। हीट एंड वर्क जो होता है फ्रेंड आपका, हीट एंड वर्क आपका होता है क्या होता है फ्रेंड? हीट एंड वर्क आपका होता है पाथ फंक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, पाथ फंक्शन। ये तो ना आपका पॉइंट फंक्शन होता है, ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर डिफिनीशन से ही देखा जाए तो हीट एंड वर्क जो होते हैं आपके पाथ फंक्शन होते हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिपेंड होता है किस पे? जो पाथ फॉलो करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के दौरान जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, अगर जो पाथ फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो आपका हीट एंड वर्क जो है पाथ फंक्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं आपकी वो दो प्रकार की होती हैं, पहली इंटेंसिव और दूसरी एक्सटेंसिव। तो अगर हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो फ्रेंड आई से आप देख सकते हैं ना, आई आई मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो प्रॉपर्टीज आपकी मास पे डिपेंड नहीं करती है उसको हम बोलते हैं क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वही है द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर और सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो आपकी मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, जो प्रॉपर्टीज आपकी मास पे डिपेंड करती है वो आपकी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे एग्जांपल एनर्जी, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये सब आपकी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 तक। क्वेश्चन 9 क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन 9 बोलता है कि हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने इस पे ऑलरेडी जो है स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है आपको अपने वीडियो में। स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। आपको सबका लिंक मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार देख लेंगे, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूरा अच्छे से रट जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि जो हुक्स लॉ होता है वो कहाँ तक वैलिड होता है फ्रेंड्स? वो आपका जो है लिमिट प्रोपोर्शनलिटी, मतलब प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट तक ही आपका हुक्स लॉ वैलिड करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपसे सिंकेज अलाउंस ऑन द पैटर्न इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ। तो जो आपका कास्टिंग में हम बहुत सारे अलाउंस देते हैं, इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, तो आपको टोटल 5 टाइप के अलाउंस हम देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सिंकेज होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड सिंकेज होता है और सॉलिड सिंकेज होता है। तो जो हम सिंकेज अलाउंस देते हैं वो पैटर्न में क्या मतलब क्या कंपनसेट करता है? वो खाली सॉलिड या लिक्विड या दोनों या इनमें से कोई एक? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो आपका सिंकेज अलाउंस होता है वो बोथ बोथ मतलब लिक्विड एंड सॉलिड सिंकेज, मतलब दोनों को एक कंपनसेट करने के लिए हम सिंकेज अलाउंस देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है चिल्स आर यूज इन कास्टिंग टू। फ्रेंड्स हम अपने कास्टिंग में चिल्स और पैडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम चिल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं फ्रेंड? चिल्स का इस्तेमाल हम करते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, टू इम्प्रूव द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, हम देख लेते हैं कि आपका चिल्स एंड पैडिंग्स होता क्या है। देखिए, तो आपका चिल्स एंड पैडिंग्स होता है, चिल्स एंड पैडिंग्स आर यूज टू प्रोवाइड द यूनिडायरेक्शनल सर्टिफिकेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर हम बात करें चिल्स एंड पैडिंग्स की, तो फ्रेंड चिल्स जो होते हैं आपके वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहाँ प्लेस करते हैं? विच आर प्लेस इन द मोल्ड
टू इंक्रीज द कूलिंग रेट ऑफ कास्टिंग, जिसमें हम कास्टिंग की कूलिंग रेट को इंक्रीज करने के लिए हम इसको मोल्ड में प्लेस करते हैं। जबकि जो पैडिंग होता है आपका, पैडिंग आपका एक थिनर सेक्शन होता है जो टेपर फॉर्म में होता है, ठीक है, और टुवार्ड्स थिकर सेक्शन तक हम उसको प्लेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैडिंग। दिस विल रिक्वायर एक्स्ट्रा मटेरियल इफ पैडिंग इज नॉट प्रोवाइड, अगर हम पैडिंग नहीं देते हैं तो सेंटर लाइन सिंकेज और पोरोसिटी का मतलब जो आपके थिनर सेक्शन होते हैं वहां पे सेंटर लाइन सिंकेज और पोरोसिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए हम जो है अपनी कास्टिंग में चिल्स एंड पैडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपसे द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल की इफिशियंसी फॉर्मूला फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको अब तक रट जाना चाहिए कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल का फॉर्मूला क्या है इफिशियंसी निकालने का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1 - 1 अपॉन, ये आपका कंप्रेशन रेशियो है आर की पावर गामा -1। ये आपका है ऑटो साइकिल में इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन 13 क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन 13 बोलता है द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस टू ऑटो साइकिल इफिशियंसी व्हेन। तो फ्रेंड अगर आप डीजल साइकिल का फॉर्मूला देखेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल का फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो क्या मिलता है आपको? 1 - 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो कॉस गामा -1, और यहाँ पे क्या मिले? कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ -1 गामा डिवाइडेड बाई गामा मल्टीप्लाइड बाई 2 - 1। तो ये आपको मिलता है क्या? डीजल इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला। तो आपसे बोलता है कि जब डीजल की इफिशियंसी ऑटो की साइकिल की तरफ कब बढ़ेगी? जब फ्रेंड्स आपका कट ऑफ जो है जीरो हो जाएगा। ये जब ये आपका जीरो हो जाएगा तो ये आपका -1 हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको जो है कट ऑफ का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला सही हो जाएगा जब कट ऑफ आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपका? क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर द हीट इनपुट द एफिशिएंसीज ऑफ पावर साइकिल। मतलब सेम मैक्सिमम प्रेशर के लिए और हीट इनपुट के लिए पावर साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी? तो फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा कि डीजल की एफिशिएंसी सबसे अधिक होगी, उसके बाद डुअल की होगी, उसके बाद आपकी ऑटो की एफिशिएंसी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा जब सेम मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट के लिए इफिशियंसी का फॉर्मूला ये आपका सही रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 तक। तो क्वेश्चन 15 क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन 15 बोलता है ए टेपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज। मतलब हम कौन सा अलाउंस देते हैं जो हमको टेपर में अपने इजिली हमारा पैटर्न निकल सके, जिस पैटर्न में टेपर होता है। तो फ्रेंड्स इस केस में हम आपका ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है फिर? 16 बोलता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द मटेरियल लिस्टेड बिलो। फ्रेंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग जो होती है इसमें से कौन से मटेरियल के लिए हम कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं? ब्रास, जिंक, टिन या लेड। तो फ्रेंड आपकी जो कास्टिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, पहली होती है कोल्ड चैम्बर और दूसरी होती है हॉट चैम्बर। तो अगर हम कोल्ड चैम्बर की बात करें तो कोल्ड चैम्बर में या हॉट चैम्बर में, हॉट चैम्बर में जो होता है आपका लो मेल्टिंग पॉइंट के मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए जो आपके क्या कहते हैं एलॉय जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है उनको हम हॉट चैम्बर प्रोसेस के दौरान कास्टिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया। तो इसमें आपको देख सकते हैं आपका टिन हो गया, लेड हो गया और जिंक हो गया, ये आपके जो है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग करते हैं। इन सबसे इन सबको जो है हम हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग की, जो आपका कोल्ड चैम्बर होता है, कोल्ड चैम्बर आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए होता है, जैसे कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। तो जो आपका ब्रास है, ब्रास जो आपका है वो आपका कोल्ड चैम्बर के लिए होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए वाला से हो जाएगा ब्रास, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन 17 बोलता है द लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर। तो फ्रेंड आपका मैकेनिक्स में सबसे आसान, ये आपका सबसे आसान है लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम कहाँ लगाते हैं हम? कोप्लेनर फोर्सेज में, कंकरेंट फोर्सेज में, कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेज में, या एनी टाइप ऑफ फोर्सेज। तो फ्रेंड अगर हम लामीज का अगर डिफिनेशन देखें हम, तो लामीज थ्योरम क्या बोलता है? लामीज थ्योरम बोलता है इफ थ्री कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्सेज। मतलब आपको डिफिनेशन से क्लियर है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन में आपका सी वाला सही हो जाएगा, कोप्लेनर
एंड कंकरेंट फोर्सेज। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें आपके जो है किसी पॉइंट से जो है मान लेते हैं कि 3 फोर्स निकाला गया, F1, F2 और आपका F3, ठीक है। और इन सभी के अपोजिट जो है एंगल गामा, अल्फा और बीटा। तो फ्रेंड जो इनका फोर्स होगा, जो आपको डिफिनीशन दिया हुआ वो यही निकल के आएगा कि F1 डिवाइड बाई साइन ऑफ गामा इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा। तो जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं वो इसका फॉर्मूला बना देते हैं। तो वही बोला गया है, अगर हम कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस को लेते हैं जो पार्टिकल पे ऐड कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two and constant of proportionality is the same, ठीक है। तो ये आपका जो है लामीज थ्योरम होता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है फ्रेंड, 18 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी आपकी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है एक्सेलरेशन, ये फ्रेंड जो है आपका, ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सब जो है आपके स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले मैं आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है वो आपकी जो होती है वो जो आपकी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बट जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो आपकी मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 था। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन 19 आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या बोलता है, a 75 mm diameter water jet having a velocity of 12 meter per second impinges on a plane smooth plate at angle 60 degree, ठीक है। The normal to the plate, the impact on the plate when the plate is stationary is। फ्रेंड अगर हम बात करें जेट की, देखिए इसमें करना क्या है आपको, मान लीजिए आपका जेट है, ठीक है। ये आपका एक वाटर जेट है, जो आपका यहाँ पे जो इसकी डायमीटर है वो आपका डी मान लेते हैं, ये आपका डी डायमीटर है। यहाँ से जेट निकला, ये आपकी फिक्स प्लेट है, ठीक है। ये आपकी प्लेट जो है यहाँ पे फिक्स कर दी गई, ये आपकी फिक्स प्लेट है, ठीक। और यहाँ पे जो आपको एंगल दिया हुआ है वो आपको नॉर्मल, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका होता है नॉर्मल, ठीक है। आपको एंगल यहाँ से दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। आपको एंगल यहाँ दिया हुआ 60 डिग्री, पर जो हम फॉर्मूले में एंगल लेते हैं वो आपको ये वाला एंगल लेते हैं, तो जब 90 में से 60 घटा देंगे हम तो हमको मिलेगा 30 डिग्री। तो आपको फॉर्मूले में ये वाला एंगल लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो जो आपका नॉर्मल फोर्स है इंक्लाइन प्लेन पे एक्ट करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, एफ एन इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, और जो थीटा होता है वो आपको ये वाला एंगल होता है, ठीक है। थीटा जो होता है आपका ये वाला एंगल होता है, ठीक। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या, एफ एन इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, तो दो आपका जो है आपका यहाँ पे क्या दिया, वाटर दिया हो, तो दो यहाँ पे हो जाता है आपका 1000। जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आपको, तो आप बस सब आपको सब दिया हुआ, आपको डायमीटर दिया हुआ 75 मिलीमीटर, ठीक है। आपको वेलोसिटी दिया हुआ 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको थीटा दिया हुआ 30 डिग्री। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना है आपको, प्लीज आप लोग इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, आप इन सब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा 317.925 न्यूटन। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, 317.93 न्यूटन, ठीक है। आपको आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है कि आपको क्वेश्चन देता है अगर, तो आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, और एंगल जो लेना है आपको वो आपको सीखना है, बाकी आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका इजीली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन 20 आपसे बोलता है द पर्पज ऑफ सर्ज टैंक, द पर्पज ऑफ सर्ज टैंक इन ए पाइपलाइन इज टू। जो हम पाइपलाइन में सर्ज टैंक देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, उसका मतलब होता है कि हम वाटर हैमर के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकें। तो क्या हो गया इसमें, टू रिलीव प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर, जिससे कि हम वाटर हैमर के प्रेशर को रिलीव कर सकें, उस केस में हम सर्ज टैंक देते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है फिर, क्वेश्चन 21 बोलता है आपसे द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर इन द फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए पाइप डज नॉट डिपेंड अपॉन। मतलब वाटर हैमर का जो मैग्नीट्यूड होता है जब किसी पाइप में फ्लो करता है वाटर, तो ये आपको चार ऑप्शन में से किस में डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, आपका वाटर हैमर का इफेक्ट जो है लिक्विड के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। हम देख लेते हैं कि वाटर हैमर क्या होता है। तो अगर हम वाटर हैमर की बात करें
वाटर हैमर क्या होता है? व्हेन ए लिक्विड इज फ्लोइंग, व्हेन ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए लॉन्ग पाइप, जब हमारा किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसको हम सडनली ब्राउट टू रेस्ट बाई क्लोजिंग द वाल्व एट द एंड ऑफ द पाइप, मतलब किसी पाइप में आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसमें वाल्व लगा हुआ है, हम जो है उस वाल्व को सडनली बंद कर देंगे तो एक हाई इंटेंसिटी की प्रेशर वेव जनरेट होती है वाल्व के पीछे, और यही जो आपकी हाई इंटेंसिटी की प्रेशर वेव होती है ये आपकी पूरी पाइप में हैमरिंग एक्शन को इनिशिएट कर देती है। इसी को हम बोलते हैं आपका वाटर हैमर या हैमर ब्लो। ठीक है, ये आपका होता है वाटर हैमर का केस। अगर हम बात करें कौन कौन से मैग्नीट्यूड्स वाटर हैमर पर डिपेंड करते हैं, पहला आपका हो गया लेंथ ऑफ द पाइप, दूसरा आपका हो गया इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइप, तीसरा आपका हो गया इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, और चौथा हो गया आपका स्पीड एट विच द वाल्व इज क्लोज, मतलब जिस स्पीड में हम वाल्व को क्लोज करते हैं। ठीक है, ये आपके होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डिपेंड अपॉन, मतलब कौन कौन से पैरामीटर जो होते हैं जो आपके वाटर हैमर को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, क्या पता इन्हीं में से कोई ऑप्शन आपको अगले क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, तो इसीलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ गिवन मैकेनिज्म शोन इन फिगर। आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें से बोलता है इस फिगर की मोबिलिटी क्या है। अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो फ्रेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही आसान फॉर्मूला है, 3L-1 -2J-H, जहाँ पे H क्या है आपका हायर पेयर है। ठीक है, अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में जो लिंक है, एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक और चार लिंक, इस फिगर में चार लिंक है। अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो एक ज्वाइंट, ये आपका सेकेंड ज्वाइंट, ये आपका थर्ड ज्वाइंट और ये आपका फोर्थ ज्वाइंट। तो इस क्वेश्चन में आपके ज्वाइंट भी फोर हैं और लिंक भी आपके फोर हैं। ठीक है, आप फॉर्मूले में पुट करेंगे 3 4 -1 -2 4 -0, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वाला सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो फिगर आपको दिया हुआ है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल दें या मोबिलिटी बोल दें, वो आपका 1 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 क्या है फ्रेंड? आपसे ओपन सिस्टम की परिभाषा पूछता है, मतलब ओपन सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सिस्टम क्या होता है फ्रेंड, मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो जो ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम जो होता है उसमें मास का ट्रांसफर तो होता है बट एनर्जी का ट्रांसफर इसमें नहीं होता है। वहीं पे अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें, अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो ना तो उसमें मास का ट्रांसफर होता है और ना तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, फिर यहाँ क्या मिस्टेक हो गई? देखिए मिस्टेक ये हो गई कि क्लोज सिस्टम में जो है आपकी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ओपन सिस्टम में जो है आपकी मास का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। तो फ्रेंड फ्लो में थोड़ा गलत हो गया, बट करेक्ट कर लीजिए इसको आप लोग। ओपन सिस्टम में मास का ट्रांसफर भी होता है और एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है, और क्लोज सिस्टम में आपका मास का ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जबकि आइसोलेटेड सिस्टम में जो है आपका ना तो मास का ट्रांसफर होगा और ना तो आपका एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है डिफिनीशन ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम का। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? एन ओपन सिस्टम इज ए स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मास टेक्स प्लेस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन 24 क्या है फ्रेंड? 24 बोलता है आपसे द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड इज नोन एज। एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड का रेशियो क्या होता है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन होगा आपका डी, लोड फैक्टर। जो आपका लोड फैक्टर होता है इसको हम डिफाइन करते हैं क्या? एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड। ठीक है, ये आपका होता है लोड फैक्टर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 तक। क्वेश्चन 25 क्या है फ्रेंड? 25 बोलता है सीओपी ऑफ ए रिवर्सिबल हीट पंप। सीओपी आपको दिया हुआ है रिवर्सिबल हीट पंप का 1.2। इफ इट इज रिवर्स टू रन ए रिवर्सिबल हीट इंजन देन इट्स इफिशियंसी विल बी। तो आपको सीओपी क्या दिया हुआ है? आपको सीओपी दिया हुआ है हीट पंप का कितना? 1.2। ठीक है, अगर हम सेम टेम्परेचर लिमिट की बात करें, फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट्स, अगर हम सेम टेम्परेचर लिमिट की बात करें तो जो हीट इंजन की आपकी इफिशियंसी होगी वो इसका सीधा सीधा रेसिप्रोके मतलब उल्टा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1.2, तो ये आपका हो जाएगा 0.833। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन 26 क्या है फ्रेंड? आपका 26 है आपका
कि बेल कॉलिमन साइकिल इज यूज फॉर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज। जो आपकी बेल कॉलिमन साइकिल होती है वो आपकी कौन सी साइकिल होती है फ्रेंड? आपकी ऑप्शन नंबर सी आपकी रिवर्स जूल साइकिल होती है। तो आपकी बेल कॉलिमन साइकिल और रिवर्स जूल साइकिल जो है आपका यहाँ पे सेम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 27 क्या बोलता है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉलो पाइप? इसमें से कौन सा हॉलो पाइप्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा? तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हम जो है मैक्सिमम हॉलो पाइप्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 तक। क्वेश्चन 28 क्या है? 28 बोलता है इफ द प्रोपोर्शनल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ एसिटिलीन। मतलब गैस वेल्डिंग के केस में अगर ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन की मात्रा से कम है तो इस केस में कौन सा फ्लेम बनता है फ्रेंड? आपका इस केस में आपका कार्बोनाइजिंग फ्लेम बनता है। और जब ये दोनों की मात्रा इक्वल होगी तो आपकी आपकी न्यूट्रल फ्लेम बनेगी। और जब आपकी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, एसिटिलीन की मात्रा कम होगी, तो उस केस में आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनती है। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 29 तक। तो 29 क्या बोलता है? बोलता है कोल डस्ट इज एडेड टू मोल्डिंग सैंड्स इम्प्रूव ऑफ द कास्टिंग। मतलब हम मोल्डिंग सैंड में कोल डस्ट मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? इससे हमारा सरफेस फिनिश इंप्रूव होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही होगा, सरफेस फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन 30 क्या है? फिर 30 देख लेते हैं। 30 बोलता है डॉक्सीएसिटिलीन गैस यूज इन गैस वेल्डिंग प्रोड्यूसेस ए फ्लेम टेम्परेचर। गैस वेल्डिंग में जो आपका ऑक्सीजन गैस होता है उसमें आपका फ्लेम का टेम्परेचर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया होगा अब तक। 3200 डिग्री सेल्सियस उस केस में आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 तक। क्वेश्चन 31 क्या है? फिर 31 बोलता है स्ट्रेन डॉसेट्स आर जनरली यूज फॉर। हम स्ट्रेन डॉसेट्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो फ्रेंड स्ट्रेन डॉसेट्स का इस्तेमाल हम करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की मेजरमेंट के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन 32। 32 क्या बोलता है? फिर 32 बोलता है इफ द रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेच्ड बाय ए लोड इज डबल देन इट्स यंग। फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, यंग मॉडुलस जो है आपकी एक प्रॉपर्टी है। यंग मॉडुलस जो है आपकी प्रॉपर्टी है। तो हम अगर रेडियस ऑफ वायर में कुछ भी चेंज कर लें, डबल कर लें, 4 टाइम कर लें, आधा कर लें, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वाला सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन 33 क्या है फ्रेंड? आपका 33 बोलता है आपसे सुपर हीटेड वेपर्स बिहेव। जो आपका सुपर हीटेड वेपर होता है वो कैसे बिहेव करता है? फ्रेंड वो आपका अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन में आपका डी वाला सही हो जाएगा। जो आपका सुपर हीटेड वेपर होते हैं वो आपके अप्रोक्सीमेटली गैस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 तक। तो क्वेश्चन 34 बोलता है आपसे क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? मैंने फिर आपको लास्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो आपकी मास पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन मास। जो आपकी प्रॉपर्टी जो है मास पे डिपेंड करती हैं वो आपकी होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला से हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो आपका मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 35। 35 क्या बोलता है? देयर इज नो स्टीम इन। मतलब स्टीम की बात करें तो ये स्टीम ड्रम की बात करता है। ठीक है, या स्टीम ड्रम की बात कर रहा है कि इसमें किसमें स्टीम ड्रम नहीं होता? फ्रेंड जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बेंसन बॉयलर, इसमें आपका कोई स्टीम ड्रम नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 36 तक। क्वेश्चन 36 क्या होगा फ्रेंड आपका? 36 बोलता है फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर आर दोज इन विच। फायर ट्यूब बॉयलर कौन से होते हैं आपके? फायर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं, मैंने ऑलरेडी जो है बॉयलर को याद करने का ट्रिक बनाया हुआ है। तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट एक बताया था उसका मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जाके एक बार फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर का ट्रिक देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे आपको याद करना है। ठीक है, तो फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर होते हैं जिनके मतलब ट्यूब से फायर मतलब ट्यूब से जो है आपकी गैसेज जाती हैं, तो हम बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन आपका जो है ए वाला से जाएगा कि आपकी गैस जो होती हैं वो आपके ट्यूब से पास होती हैं, पानी जो होता है उनके अराउंड होता है, उनको हम बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। और वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं? वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब्स। इसमें ये आपका है वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन 37 तक। तो आप 37 क्या है? 37 बोलता है द रेफ्रिजरेंट यूज इन कमर्शियल आइस प्लांट। फ्रेंड कमर्शियल आइस प्लांट में हम कौन सा रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं? सबको याद होना चाहिए आपका अमोनिया। हम इसमें जो है कमर्शियल आइस प्लांट में हम अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन 38 तक। 38 क्या है फ्रेंड आपका? 38 बोलता है
इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल एसआई इंजन द कैम शाफ्ट रन फ्रेंड, जब आपकी 4 स्ट्रोक साइकिल होगा तो उस केस में आपका कैम शाफ्ट जो है हाफ चलता है, हाफ रन करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला फिर जाएगा, हाफ द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन 39 तक। तो आपको 39 क्या है फिर? 39 बोलता है आपका थर्मल इफिशियंसी ऑफ स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल फॉर कंप्रेशन रेशियो 5.5। तो आपको आर की वैल्यू दिया हुआ है 5.5 और आपसे बोलता है क्या एफिशिएंसी निकालना। फ्रेंड कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला क्या रखना है, 1/1/1 कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1। तो आप इस केस में फॉर्मूला रखेंगे 5 पॉइंट, यहाँ पे आप रखेंगे 5.5 और आपको गामा नहीं दिया तो गामा आप रख देंगे 1.4। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 50%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 50%। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है फ्रेंड? 40 बोलता है ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नोन है। फ्रेंड सबको याद होना चाहिए ऑटो साइकिल क्या होता है फ्रेंड? ऑटो साइकिल जो है आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला सही हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका? 41 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्रेजिंग। इसमें से ब्रेजिंग के लिए क्या सत्य नहीं है? तो फ्रेंड ब्रेजिंग के केस में कभी भी आपका मेटलर्जिकल डैमेज नहीं होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन 42 क्या है फ्रेंड? 42 आपसे बोलता है when the temperature of a solid metal increases, जब आपका सॉलिड मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ मेटल डिक्रीजेस बट डक्टिलिटी इंक्रीजेस, बोथ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी डिक्रीजेस, बोथ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी इंक्रीजेस, या स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल इंक्रीजेस बट डक्टिलिटी डिक्रीजेस। फ्रेंड इस केस में आपका जो है ए वाला आप देखिए, इस केस में आपका ए वाला सही हो जाएगा कि जब हम सॉलिड मेटल टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उस केस में आपकी मेटल की स्ट्रेंथ तो डिक्रीज करती है बट लेकिन उस केस में आपकी डक्टिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 43 क्या है फ्रेंड आपका? 43 क्या है? 43 बोलता है स्ट्रेस स्ट्रेंथ एनालिसिस इज कंडक्टेड टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हम जो स्ट्रेस स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं उसमें किस प्रॉपर्टी का हम उसमें एनालिसिस करते हैं? फ्रेंड सबको पता होगा हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए जो है हम स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन 44 क्या बोलता है? 44 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। इसमें से कौन सा आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है? तो आपका जो हैंड पंप है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैंड पंप। हैंड पंप जो है आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का मैकेनिज्म। मैंने इसमें ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो मेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक से प्लेलिस्ट है, मैंने उसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी ये सब जो है आपके ये आपके डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म के इन्वर्जन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 45 क्या बोलता है फ्रेंड आपका? 45 बोलता है ग्रेवलर्स क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल फॉर मैकेनिज्म। जो आपका ग्रेवलर क्राइटेरिया होता है वो किस मैकेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होता है? 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फ्रेंड आपका ग्रेवलर क्राइटेरिया जो होता है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 46 तक। तो क्वेश्चन 46 क्या बोलता है? फिर क्वेश्चन 46 आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें आपको, बस क्या दिया हुआ है एक आपको मैकेनिज्म दिया हुआ जिसमें नंबर ऑफ लिंक्स जो है 10 है। ठीक है, और 12 आपका रोटरी जॉइंट है। अब बस आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्या? 3n-1 माइनस का 2j माइनस का h, हायर पे आपका 0 है और आपका ज्वाइंट जो है 12 दिया हुआ है और आपको लिंक जो है 10 दिया हुआ है। बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है 3 10-1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 12। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो क्वेश्चन 47 क्या बोलता है फ्रेंड? 47 आपको एक टरबाइन से क्वेश्चन है। क्या पूछता है? कपलन टरबाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कपलन टरबाइन इसमें से किसका एग्जाम्पल है? लो हेड एंड टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, लो हेड एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन, हाई हेड एंड मिक्स फ्लो टरबाइन, या हाई हेड एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो फ्रेंड आपको कपलन टरबाइन जो आप सभी को मालूम होगा लो हेड का एग्जाम्पल है और इसमें जो है एक्सियल फ्लो होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 48 तरफ। तो क्वेश्चन 48 क्या बोलता है फ्रेंड आपसे? 48 बोलता है आपसे द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
विच इज इक्विवेलेंट रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसमें से कौन सी 60 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या रीडिंग होगी। फ्रेंड फॉर्मूला इसका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको अपने वीडियोज में, C/5 F-32 डिवाइड बाई 9। तो जब आप C की जगह 60 पुट कर देंगे तो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी। F की वैल्यू आपको क्या मिलेगी फ्रेंड, आपको मिलेगी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वाला सही हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 तक। तो क्वेश्चन 49 क्या है फ्रेंड, 49 बोलता है आपसे RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस की वेलोसिटी क्या होती है। तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका फ्रेंड, आपका VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3RT डिवाइडेड बाई M। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये सब याद होना चाहिए। वैल्यूज आपको हाइड्रोजन गैस के लिए वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, जबकि आर तो जो है आपका यूनिवर्सल होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ 273 केल्विन, नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपका ये। और इसका मास क्या होता है 2 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल। ठीक है, जिसको आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सब वैल्यूज यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको V की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 1839। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला सही हो जाएगा, 1839 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 50 की तरफ। क्वेश्चन 50 क्या बोलता है फ्रेंड, 50 आपसे पूछता है द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस केस में जो है लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, जबकि गैस की विस्कोसिटी आपकी इंक्रीज करती है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसमें उस केस में आपकी लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी और गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसमें जो है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज कर जाता है। जबकि आपका लिक्विड के केस में जो है कोहेसिव फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं, इसलिए आपकी विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन आपका 51 क्या है, 51 बोलता है आपसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू। आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों होता है फ्रेंड्स, आपका जब किसी भी क्रॉस सेक्शन में एब्रप्ट चेंज होता है तो उस केस में आपका जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, एब्रप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 52 क्या है फ्रेंड आपका। 52 बोलता है आपसे ए वर्क पीस ऑफ 100 मिलीमीटर डायमीटर इज टू बी मशीन्ड एट कटिंग स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। द RPM ऑफ वर्क पीस, फ्रेंड कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है V इक्वल टू पाई डी एन डिवाइड बाई 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, आपको पाई की वैल्यू 22.7 और डी आपको क्या दिया हुआ है, डी आपको इसमें इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको RPM निकालना है, मतलब इसमें आपको एन निकालना है। ठीक है, आपको वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, जब एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 318.47 RPM। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है जो आपका मेटल कटिंग में टूल सिग्नेचर होता है, फिर मैंने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोगों ने इसको नहीं देखा है, प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब इसमें देख लेते हैं कि आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो आपका टूल सिग्नेचर होता है उसमें फ्रेंड आपके 7 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आपके 7 एलिमेंट होते हैं जिसको मैंने RRC ट्रिक बना के याद करवाया था। इसमें होता है आपका बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, इंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और ये आखिरी में आपका होता है नोज रेडियस। तो इन टोटल को मिला के आपको होते हैं 7 एलिमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 54 तक। तो 54 बोलता है आपसे द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। फ्रेंड जो आपका फेस और फ्लैंक के बीच में एंगल होता है उसको हम बोलते हैं क्या, लिप एंगल। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, लिप एंगल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 55 द हीट जनरेटेड in metal cutting is dissipated in different proportion into environment, tool, chip and workpiece. The correct order of the proportion in decreasing magnitude. फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम हीट होती है वो आपकी चिप में होती है, और सबसे मिनिमम हीट जो फ्रेंड होती है आपकी इन्वायरमेंट में होती है। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए, सबसे मैक्सिमम आपका चिप में है, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट में है, उसके
चिप के बाद टूल, टूल के बाद वर्क पीस। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 56 क्या बोलता है आपसे। 56 आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोलता है, इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन टेलर्स एक्सपोनेंट इज 0.25, इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ, कटिंग स्पीड को हाफ कर दिया तो टूल लाइफ क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ है 0.25। ठीक है, और टेलर इक्वेशन क्या होती है, v1 t1 की पावर n इक्वल टू v2 t2 की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो v मल्टीप्लाइड बाई आपको इसमें n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग स्पीड को इसने हाफ कर दिया तो v/2 हो जाएगा और t2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.25। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, t2/t1 इक्वल टू 2 की पावर 4, तो आपको मिलेगा t2 इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ t1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा फ्रेंड, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला से हो जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 57 क्या है आपसे बताओ। 57 पूछता है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 100 mm एंड हाइट ऑफ 50 mm, ठीक है, is forged between two frictionless flat dies to a height of 25 mm. The percentage change in diameter. तो आपको जो है सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ 100 mm का और हाइट आपको दिया 50 mm का। ठीक है, अब उसको जो है दो फ्रिक्शनलेस फ्लैट डाइस के बीच में जिसका हाइट 25 mm है, तो आपको इस प्रोसेस के बाद कितना डायमीटर में परसेंटेज चेंज होगा। तो फ्रेंड इसमें बस आपको इक्विलिब्रियम का रूल फॉलो करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का रूल फॉलो करना है आपको। इजीली इसका फॉर्मूला क्या है, π/4 डी स्क्वायर इंटू एच। सिंपल से आपको दो फॉर्मूलों को इक्वेट करना है और आप इजीली जो है इसका आंसर दे लेंगे। तो मैं आपको ये क्वेश्चन है जो होमवर्क देता हूँ। ठीक है, और इसका सोल्यूशन जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन जो है आपका ए वाला से हो जाएगा 41.4। ठीक है, तो इसको प्लीज आप लोग सॉल्व कर दिएगा, ये आपको मैं एज होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। ठीक, और इसका ऑप्शन आपका 41.4% आएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, 58 क्या बोलता है, 58 पूछता है आपसे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय कटर विच इज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वर्क पीस इज कॉल्ड। मतलब जब आपका मिलिंग कटर, मान लीजिए आपका मिलिंग कटर है, ये आपका मिलिंग कटर है, ठीक है, ये आपका मिलिंग कटर है और ये आपका वर्क पीस है, तो बोलता है सेम डायरेक्शन, मतलब ये आपका मिलिंग कटर भी ऐसे जा रहा है, आपका वर्क पीस भी इसी सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लाइंब मिलिंग, इसको हम बोलते हैं क्लाइंब मिलिंग, या इसको हम बोलते हैं डाउन मिलिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला सही हो जाएगा, क्लाइंब मिलिंग या डाउन मिलिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 59। तो 59 क्या बोलता है आपसे, 59 में आपको बोलता है कि एक 4 स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग इंजन है जिसका सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका बाद स्ट्रोक लेंथ आपको दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और क्लियरेंस वैल्यू आपको दिया हुआ 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे इंजन की कैपेसिटी पूछ रहा है फ्रेंड, कुछ नहीं करना है। इंजन की कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स। ठीक है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा इसका, और इसका फॉर्मूला बन गया आपका π/4 टी स्क्वायर इंटू एल इंटू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा π/4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आपको मिलेगा कितना 351.85। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 352। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 60 क्या है फ्रेंड आपका। 60 बोलता है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो 4, कंप्रेशन रेशियो 4 दिया हुआ है एंड एडियाबैटिक एक्सपोनेंट इज 1.5। तो आपसे क्या बोलता है, आपसे एफिशिएंसी पूछता है, तो फ्रेंड कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा -1। ये आपका कंप्रेशन रेशियो है, तो आपको 4 दिया हुआ, ये आपका 50%, डॉट नहीं, ये आपका 50% है। तो इसको आप सब सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई आप रखिएगा 4, 1.5 माइनस 1, तो यह करेंगे तो आपका आएगा आंसर 50%। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 61 तक। तो क्वेश्चन 65 आपका नॉन टेक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं रोकते हैं, बाकी इसका सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने टेक्निकल पूरा सॉल्व करवा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों शेयर करिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।